तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। इस तरीके से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बस अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, एक बार ठान लीजिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितनी धाराएं हैं। तो इसमें हैं दोस्तों 35 धाराएं हैं। 35 धाराएं हैं जो कुल मिला के 7 अध्यायों में डिवाइड हैं। तो 7 अध्याय हैं, तो मतलब सबसे लास्ट में कौन सा अध्याय होगा? 7 अध्याय होगा, उसमें है 7 धाराएं। याद कर लो, 7वें अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं। तो 35 है लास्ट में, तो 29 से चालू होगा और 35 तक जाएगा। 7वें अध्याय में है 7 धाराएं। जो पहला अध्याय है उसमें है 1 धारा है। एक अध्याय पहले में 1 धारा, ठीक है। दूसरे अध्याय में 2 धाराएं हैं, ठीक है। तो पहले में एक अध्याय में 1 धारा, 2 अध्याय में 2 धाराएं और 7वें अध्याय में है 7 धाराएं। इसलिए 3 अध्याय हमारे निपट गए, टोटल 7 है। अब हमें देखना है अध्याय 4, 5, 6। तो 4 में फिर से 2 धाराएं हैं, 20 और 21 से यहाँ से चालू होता है। फिर 5वें अध्याय में 3 धाराएं हैं और 6वें अध्याय में है 4 धाराएं। देखो, अब देखो एक मिनट देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चौथे अध्याय से चालू करना है। चौथे में 20 और 21। फिर इसके बाद 5वें में है 22, 23, 24, ठीक है। फिर 25, 26, 27, 28 4 धाराएं जो है इसमें आपकी आ जाएंगी। इस तरीके से आपकी जो है ये 3 अध्याय निपट गए और लास्ट वाला 7वें में है 7 धाराएं और पहले अध्याय में केवल 1 धारा, दूसरे में 2 धाराएं। अब बचता है अध्याय 3, तो बाकी की धाराएं 4 से और 19 तक किसमें है? इसमें है। तो पहले अध्याय में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश पर लागू है या अपना अधिनियम जो है, ठीक है। और 22 जनवरी 1991 को जो है ये मतलब इसको स्वीकृति प्राप्त हुई और इसके बाद जो है अधिनियम बना और 8 फरवरी 1991 को पहली बार जो है गजट में प्रकाशित हुआ। अब आता है अध्याय 2, जिसमें 2 धाराएं हैं। पहली 2 परिभाषाएं हैं, जिसमें निर्बंधन आदेश जो है, निर्बंधन आदेश की परिभाषा है कि क्या कहलाएगा। तो उसमें लिखा है जो धारा 3 में आदेश होगा वो निर्बंधन आदेश कहलाएगा। तो निर्बंधन आदेश क्या है? जब किसी जिला मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ऊटपटांग हरकतें करने वाला है, तो उससे कह सकता है कि आप अपनी उपस्थिति या हमें दें या किसी थाने में दें या आने जाने की सूचना दें या दोनों ने, या कोई वस्तुएं जो है या संपत्ति को बता देगा कि इस तरीके से आपको क्रियान्वयन करना है, इससे अलावा नहीं। तो इस तरीके से 1, 2, 3 धाराएं हमारी निपट जाती हैं। अब आता है अध्याय 3 हमारा, जो 4 से चलेगा 19 तक। तो सबसे पहले ये देखना है जो हमारा अध्याय 3 है कि समाज विरोधी तत्वों और सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों के लिए तितर-बितर किया जाना, इसका जो है नाम है। सबसे पहले है कि जो व्यक्तियों के दलों या समूहों को तितर-बितर करना, मतलब कोई दल या समूह ऐसे आ जाते हैं जैसे लगता है कि इनसे समाज को खतरा उत्पन्न होने वाला है, तो इनके लिए जो है तितर-बितर करने का आदेश डीएम साहब दे सकते हैं। दूसरा है जो घटना करने के लिए, अपराध करने के लिए आमादा व्यक्ति हैं, अपराध करने के लिए उनको हटाए जाने का आदेश देने के लिए जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। उनको रोकने के लिए, उनको भगाने के लिए, ठीक है। इन सब से इनको बोल सकती है कि भैया इतने दिन तक आप इतनी सीमा में क्षेत्र में जो है नहीं रहोगे, इससे बाहर रहोगे। तीसरा है अगर कोई व्यक्ति, जो 6वीं धारा है इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति निम्न अपराध जो मैं बता रहा हूँ ये करता है, तब भी उसके लिए जो है कार्रवाई उस पर की जाएगी, उसको भी एक क्षेत्र से हटने के लिए आदेश दिया जा सकता है। पहला कि अगर उसने कोई आईपीसी के अध्याय 12, 16, 17, धारा 506 और 509 के अधीन अपराध किया है, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है, या अनैतिक जो लड़कियों के संबंध में अनैतिक व्यापार अधिनियम है इसका जो इसके संबंध में कोई 2 अपराध किए हैं, या सार्वजनिक दूध अधिनियम की धारा 3, 4 और 4 का के अधीन 3 वर्ष में 3 अपराध जो है किए हैं, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इनके लिए भी ये कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है कि इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हटने का जो निर्णय दे दिया जाए कि आप भैया यहाँ नहीं रहोगे, इतने समय के लिए बाहर रहोगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए ये आदेश नहीं हो सकते हैं। अब 6 तक अपन ने पढ़ ली। अब 7 कहती है कि भैया ये आदेश होंगे कितनी तारीख, कितने दिन तक के लिए? तो अधिकतम
कितने भी दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए जो है एक बार में ये नहीं हो सकते हैं। अब 8 कहती है कि इसको जो है पूर्व सुनवाई का मौका दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध भी ये कार्रवाई हो रही है उसको पूर्व सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अगर वो कोई साक्षी लाता है तो साक्षी उसका ले लिया जाएगा, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये केवल तंग करने के लिए आवेदन है। 9 में अपील है तो अपील 30 दिन के अंदर राज्य सरकार को होगी। 10 कहती है कि सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं होगी, केवल निम्न मामलों में होगी। ऐसा कि जब कलेक्टर ने जो डीएम साहब हैं, जिला मजिस्ट्रेट ने, उनने पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है या उनके पास कोई आधार नहीं था, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की और सीधा उसको बाहर कर दिया, ठीक है, या गवाह रजामंद नहीं थे और ज़बरदस्ती उनसे गवाही ले ली, इस तरीके से, ठीक है। 10 हो गई। अब 11 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश हो गया उसको कि इस जिला छोड़ना है, स्थान छोड़ना, नहीं छोड़ता है तो गिरफ्तार करके उसको ऐसा कराया जा सकता है। अब 12 अनुमति की बात करती है। मान लो कोई व्यक्ति फिर से उस क्षेत्र में आने की अनुमति चाहता है तो सरकार डीएम साहब जो है उसको अनुमति दे सकते हैं, लेकिन अगर वो शर्तों का पालन करता है तो वह उसको भी वापस ले सकते हैं। अब निर्वासन की कार्रवाई होती है 13 में। जब कोई इन सब का उल्लंघन करता है तो कुछ समय के लिए जो जिला बदर की कार्रवाई जिसे हम कहते हैं, इसको भी निर्वासन कुछ समय के लिए क्षेत्र से बाहर कर सकता है कि यहाँ पर भी जो है ना आए। अब 14 से जो है दंड की व्यवस्था होती है। 14 और 15 में दंड की व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। तो 14 कहती है कि जब कोई 3 धारा 4, 5, 6 या 13 का कोई भी आदेश किया जाता है और उसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा और कम से कम 4 माह की सज़ा दी जाएगी। अब 15 कहती है कि अगर लौट आता है, नहीं जाता है वापस और फिर से लौट आया चोरी छुपे, तो भी 3 वर्ष तक की ही सज़ा होगी, लेकिन यहाँ पे कम से कम 6 माह की। तो 14-15 धाराएँ ऐसी हैं जिनमें मिनिमम 14 में मिनिमम 4 माह की, अधिकतम 3 वर्ष की, और इसमें मिनिमम 6 माह की, अधिकतम 3 माह की। बाकी किसी भी धारा में कोई भी सज़ा है दोस्तों वह 3 वर्ष तक की या जुर्माना या दोनों, और 14-15 में जुर्माना भी है और सज़ा भी है और मिनिमम सज़ा का भी प्रावधान है, तो इतना याद रखना। 16 उपधारणा की बात करती है कि ये अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी। जो डीएम साहब ने आदेश दिया है वो सब सही हैं जब तक वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे, ठीक है। 18 कहती है कि डीएम साहब की जो शक्तियाँ हैं इनका प्रत्यावर्तन राज्य सरकार कर सकती है किसी उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम साहब या अपर कलेक्टर को, जो एडीएम साहब होते हैं, ठीक है, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको शक्तियों का जो है आदान प्रदान कर सकती है। अब आती है 19। तो 19 कहती है जो जानकारियाँ डीएम साहब को मिली हैं जिसके आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनको गोपनीय रखा जाएगा, उनको कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मांग सकता है। अब आता है अगला अध्याय। यहाँ पर 3 अध्याय समाप्त हो जाते हैं। 4 अध्याय में केवल 2 धाराएँ हैं, 20 और 21। तो 20 और 21 क्या बात करती है? तो 20 और 21 बात करती है आपकी कि जो समाज विरोधी क्रियाकलाप है, जब कोई व्यक्ति संचारक पदार्थ जैसे एसिड वगैरह, तेजाब वगैरह कोई लेके जाता है और वो पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है कि हम इसको क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसको कब्जे में ले लिया जाएगा। और यहाँ पर भी वही सज़ा है जो मैंने बताया, सज़ा एक ही है, 3 वर्ष, ठीक है। इसके बाद जो है अपनी बात आती है कि क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने की बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को सहारा दे रहा है या उनको समाज विरोधी तत्वों को दे रहा है सहारा, तो पूरे गांव पर या मोहल्ले पर कई लोगों पर इकट्ठा सामूहिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है अगला अध्याय 5वां, जिसमें है 3 धाराएँ। तो धाराएँ कौन कौन सी हैं? 22, 23 और 24। 22 कहती है कि परेडों, ड्रिलों आदि का जो है नियंत्रण। अगर लगता है कि कोई परेड है, ड्रिल या ऐसी मतलब कोई चीज़ें हो रही हैं जैसे संकट है या कोई उपद्रव उत्पन्न हो सकता है, तो उसको नियंत्रण में जो है गवर्नमेंट कर सकती है। उससे बोल सकती है कि आप यहाँ से जाओ, ऐसी रीति से रहो जैसी रीति से हम कह रहे हैं। या कोई ऐसा है कि किसी व्यक्ति के आने से कोई बड़ी बीमारी फैलने वाली, तो उससे भी उसके आचरण पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। आती है धारा 24। तो ये आती है 24 कहती है सॉरी 24 नहीं, अभी तो 23 आएगी कि वर्दीवानी पर नियंत्रण। अगर कोई ऐसी वर्दी धारण करता है जो आर्मी या किसी पुलिस से मिलती है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके विरुद्ध भी आदेश जारी जो है हो सकता है, ठीक है। अब कोई अगली धारा आती है 24, किसी मार्ग वगैरह को अगर बंद करना है कि ये मार्ग जो है नहीं चलेगा, इस मार्ग से कोई नहीं निकलेगा, लेकिन 3 माह तक से ज़्यादा के लिए इसको आदेश नहीं कर सकते कि इससे कोई जानवर नहीं गुजरेगा, कोई व्यक्ति नहीं गुजरेगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। अगला आता है अध्याय जो है 6 आता है, जो आगे की धाराएं अपन को जो है बताएगा 25, 26, 27, 28। तो संरक्षित स्थान की बात करता है,
पहली धारा संरक्षित क्षेत्र की, कुछ स्थानों को, क्षेत्रों को संरक्षित की, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं आएगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा, इस तरीके से वो वर्जित कर सकते हैं। और जो इनका उल्लंघन करेगा उनकी दंड की व्यवस्था वही मैंने बताया 3 साल या जुर्माना या दोनों आती है। संरक्षित स्थान और क्षेत्र 2 धारा में हो जाएंगे। 25-26 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। 27 कहती है कि किसी गार्ड को जो है मार के अगर कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, या प्रवेश करता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है। अब आती है 28 तो कतिपय स्थानों क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करना, जिनको नहीं किया है तो आगे भी बढ़ा सकता है, स्वयं की स्वयं धारा है कोई। अब जो लास्ट अध्याय 7, उसमें 7 धाराएं हैं। तो 29 कहती है कि राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन। वहाँ पे हमने 18 में डीएम साहब की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया था। तो राज्य सरकार धारा 21 में सामूहिक जुर्माने की शक्ति को और धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति को, दोनों ही शक्तियों को छोड़कर बाकी किसी डीएम साहब को अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकती है। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, 30 में है। 31 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध का प्रयत्न करता है इस अधिनियम के अंतर्गत या दुष्प्रेरण करता है तो उसको भी वही दंड की व्यवस्था की जाएगी, मान लो उसने वो अपराध किया है। संरक्षण देने के लिए दंड 32 में है, सेम का सेम है, जो अपराध के लिए वो इसमें भी है। 33 परित्राण की बात करती है, जो सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए ये धारा 33 बचाती है। 34 कहती है कि अन्य अधिनियमों का अल्पीकरण न करना, अन्य अधिनियम में जो सजा है वो रहेगी, ये एक्स्ट्रा है। और 35 कहती है कि पुलिस को किसी भी स्थान में तलाशी करने की जो है स्वतंत्रता होगी। इस तरीके से दोस्तों हमने इस एक्ट को पढ़ा। ये रिवीजन टाइप का था, एक्ट तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी एग्जाम की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद।